अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे 10.9 न्यूमेरिकल आज हम लोगों ने क्लास में सॉल्व करना है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से पढ़ना। पहले हम सॉर्टिंग करेंगे कौन कौन से हेड ऑफ इनकम से रिलेटेड इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, ताकि फिर हमें दिक्कत ना हो, हमें ये पता हो कि इस हेड में हमें किस तरह से वर्किंग करनी है और डाटा उसके अकॉर्डिंगली हम सॉर्ट भी कर सकें। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट पैटर्न ये है, उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। रिक्वायरमेंट में क्या कहा जा रहा है, आपने टैक्सेबल इनकम ही सिर्फ कैलकुलेट करनी है। अगर पेपर में कह दिया टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है तो फिर टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कर भी दी तो आपको एडिशनल मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये नहीं होगा कि एग्जामिनर खुश हो गए कि 100 में से 120 नंबर दे दे आपको, कि आपने चलो टैक्सेबल इनकम का पूछा हुआ था, आप टैक्स लायबिलिटी ओवर एंड अबव भी काम कर रहे हो और वो खुश हो जाए और आप में से बाहर हो के वो आपको एडिशनल मार्क्स देने शुरू कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपना वक्त जाया करेंगे। वही वक्त उन न्यूमेरिकल्स या उन क्वेश्चंस पे स्पेंड करें जिन पे अगर आप स्पेंड कर लेंगे आपको एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब आप अपने मार्क्स पूरे गेन कर सकते हैं। ध्यान से जल्दबाजी में काम करेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं। और अगर आपको कोई आपका पेपर पूरा हो चुका हुआ है, टाइम अभी बाकी है, तो एक दफा अपने पेपर को पढ़ लें। हो सकता है खुद पढ़ते हुए कोई गलती पता चल जाए और आप उसको टाइमली करेक्ट कर दें, तो ये आप यूटिलाइज कीजिएगा। ये नहीं कि अगर आपके पास 10 मिनट 15 मिनट बच गए हैं तो आप पेपर उसी टाइम रिटर्न करें और निकल जाएं। कोशिश करें अपना पेपर एक दफा पढ़ लें, क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें। डीपली गो थ्रू नहीं कर सकते तो एक रफली आइडिया लेना शुरू करते हैं, उसको जनरली देखें, कैलकुलेशन देखें, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो गया कि पेपर सॉल्व करते हुए आपने सोचा था मैं एंड पे आके ये पार्ट सॉल्व करूंगा और आप बाद में भूल गए हो और वो आपका पार्ट वहीं का वहीं मौजूद हो। उसको एक दफा अच्छे तरीके से गो थ्रू करके फिर हैंड ओवर कीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली पेपर पूरे टाइम पे सॉल्व होता है, लेकिन टैक्स का पेपर टाइम से पहले भी सॉल्व हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है टैक्स के केस में। ठीक हो गया। तो बच्चे इस सवाल में क्या है, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेएबल लेटेस्ट टैक्स ईयर की। लेटेस्ट टैक्स ईयर जो भी हुआ डाटा, अगर कोई नहीं इंफॉर्मेशन तो 2024 के लिए हम वर्किंग करेंगे। मिस्टर क्रिएटिव वर्किंग एज अ डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एट आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ हिज इनकम रिसीव्ड्स ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर। मंथली कैश रिम्यूनरेशन फ्रॉम ATL, ये मंथली डाटा, ये बात याद रखनी है। एक एक लाइन को अंडरलाइन करने बैठ जाए पेपर में, कोई फायदा नहीं। अब आपने ये बात सबसे अहम थी, मंथली को अंडरलाइन कर लिया। बेसिक सैलरी 3 लाख रुपया, रूल क्या है, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल। यूटिलिटी अलाउंस 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी पूरे साल की, उसका 15% हम यूटिलिटी अलाउंस लेंगे। रूल क्या होता है, फुली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस 12% ऑफ बेसिक सैलरी है, कैलकुलेट करेंगे और ये एग्जम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बच्चे इतनी एग्जम्पशन हो जाएगी। ये अभी तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, ये हेड ऑफ इनकम है हमारा, सैलरी का हेड। इन एडिशन टू द अबव, जो ऊपर वाली बातें बताई गई हैं उसके अलावा, he was also provided the following benefits in accordance with terms of employment. एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के मुताबिक उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहे हैं। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की फैसिलिटी के लिए हमने रूल पढ़ा था 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। शाबाश। 500 स्क्वायर यार्ड हमारे से रेलिवेंट नहीं है। रेंट फॉर कंपेरेबल अकोमोडेशन फैसिलिटी इन द विकिनिटी 1,20,000 रुपया पर मंथ गिवन है जी बच्चे। उसके अलावा बच्चे ये अब आपने कंपैरिजन कर लेना है।
नेक्स्ट कहता है 1800 सीसी कंपनी मेंटेन कार प्रोवाइड की गई है, कार परचेज की गई थी 2 साल पहले एट अ कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट की जरूरत है, ये 2 साल पहले की कोई जरूरत नहीं है, 16 लाख रुपए की, एंड इज यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल। तो क्या रेट होगा बच्चे? बिल्कुल ठीक हो गया। अगर बच्चे खरीदी गई है तो कॉस्ट, और अगर लीज पे ली है तो एट commencement date. Excellent. House owned by Mr. Creative had been leased out by him at a monthly rent of ₹50,000. एक घर था मिस्टर क्रिएटिव का जिसको उसने किराए पे दे दिया। कितने रुपए किराए पे दिए? 50,000 रुपए पे मंथली रेंट। लीज एक्सपायर हो गई है 31 दिसंबर पे, इसका मतलब पहले 6 माह पे 50,000 था। मिस्टर क्रिएटिव ने इनकार कर दिया कि वो दोबारा से ये रेंट एग्रीमेंट रीन्यू नहीं करेगा, इन स्पाइट ऑफ द टेनेंट्स ऑफर टू रीन्यू द लीज आफ्टर इंक्रीजिंग द रेंट बाय 10%। उसको वो कह रहा था, टेनेंट कह रहा था भाई 10% किराया बढ़ता है, तुम किराया भी बढ़ा लो, उसके बाद मुझे रीन्यू कर दो, तुम्हारी मेहरबानी। उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं करूंगा। उसने नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट 3 लाख का था वो वापस भी कर दिया टेनेंट को, विच वॉज रिसीव्ड 2 years ago. The house was immediately leased to his cousin. उसने अपने कजन को ये घर किराए पे दे दिया बगैर सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए। मंथली रेंट कितना ले रहा है? अब आपको याद होगा एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज। अब फेयर मार्केट रेंट कितना बनेगा इसका? 50,000 का 10% ऐड करके, तो 50,000 का 110% लेना है, कितना बनेगा? 55,000 और 48,000, विच एवर इज हायर, वो 55, लेकिन आखिरी 6 माह का, पहले 6 माह का नहीं। पहले 6 माह में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 50,000 ही आएगा, आखिरी 6 माह में इंक्रीज होना था। उसके बाद 55,000 1 माह का, 48,000 पे उसने एक्चुअली दिया हुआ, विच एवर इज हायर 55,000, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चले बहरहाल करता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगी। 5 years ago मिस्टर क्रिएटिव हैड परचेज 20,000 शेयर्स। अब ये जो बातें शुरू होने वाली हैं, लग रहा है कैपिटल गेन की बात करने लगा। 20,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, अनलिस्टेड कंपनी के 140 रुपए पर शेयर के हिसाब से थे। आफ्टर 1 year of acquisition he received 8,000 बोनस शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। कितने का बोनस शेयर्स रिसीव कर लिया? 8,000 का। नो टैक्स वाज पेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। जब बोनस शेयर इश्यू हुए थे तो तब टैक्स पे नहीं किया गया। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर के दौरान ही सोल्ड, उसने बेच डाले 75%, कितने? 75% ऑफ द बोनस शेयर्स एट ₹145 पर शेयर। कितने के हिसाब से? 145 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच डाले। ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया? कैपिटल गेन। इससे पहले ये वाला किसका था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इससे पहले वाला ये किसका कॉन्सेप्ट था? सैलरी का। हेड आपको समझ में आ रही है? During the latest tax year, following investments were made: approved voluntary pension fund (APF). इस पे क्या रिसीव होता है? शाबाश, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इस पे क्या रिसीव होगा? टैक्स क्रेडिट। ओपन एंड म्यूचुअल फंड, कैपिटल गेन का है ना ये कॉन्सेप्ट, कैपिटल गेन का है ना ये कॉन्सेप्ट। चलो जी, कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कि इसके डिस्पोजल पे होना था गेन, बहरहाल उसका कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही रिडीम्ड 4,000 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एट 58 पॉइंट। कैपिटल गेन की बात आ गई है जी। उसने 4,000 म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचे हैं, कितने में? 58.6 पर यूनिट के हिसाब से। उसने पिछले साल ये खरीदे थे एट ₹50 पर यूनिट के हिसाब से। द गिवन फिगर्स इंक्लूड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इसमें ऑलरेडी शामिल हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी किसका आ गया? कैपिटल गेन का। डोनेशन 50,000 रुपए की पे की गई है अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। क्या रिबेट या क्रेडिट आ जाएगा इसमें? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स
400,000। सिंपल क्वेश्चन, इतना नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कितने मार्क्स का? 20 नंबर। स्टार्ट करें जी। जी जी, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको अभी फिल वक्त छोड़ते हैं, क्योंकि ये जितने भी फंड्स हैं उनके नाम और वो किस नेचर के होते हैं ये आप एडवांस कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ेंगे, CFAP 02 में आप ये बातें जाके सीखेंगे। मिस्टर क्रिएटिव, हम कंप्यूटेशन करने वाले हैं बच्चे। किसकी कंप्यूटेशन करनी है हमने? टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। जी बच्चे, नेक्स्ट टैक्स ईयर। लेटेस्ट है तो कौन सा होगा? जी बच्चे, दो इंफॉर्मेशन हम पहले भी डिस्कस करते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन वो भी लिखी जा सकती है। पर्सनल स्टेटस, इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट। सबसे पहला हेड कौन सा बच्चे? इनकम फ्रॉम सैलरी। जी बच्चे, सबसे पहले वन बाय वन एक एक चीज मैं लिखता चला जाऊंगा, जहां पे कंफ्यूजन होगी पूछिएगा, एक एक लाइन स्किप करके लिख रहा हूं। बेसिक सैलरी रूल है, फुली टैक्सेबल है, लेकिन पहले देखते हैं बेसिक सैलरी कितनी है, ₹300,000। ऐसा ही है जी बच्चे, साथ साथ रूल याद भी करते जाइएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि ये ना सिर्फ हमारा एक सवाल हल होगा बल्कि बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। 300,000 को बच्चे मल्टीप्लाई किससे करना है? 12 माह से। उसने ये तो नहीं कोई दरमियान में बताया कि ये रिटायर हो गया ईयर एंड से पहले ही, या इसने जॉब टाइम पे शुरू ना की हो, कोई ऐसी बात नहीं बोली। तो इसका मतलब 12 का 12 माह हम कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 लाख। कोई दिक्कत बच्चे? कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझते चले जाइएगा। फुली टैक्सेबल रूल, किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? जी बच्चे, नेक्स्ट अगला क्या है बच्चे? यूटिलिटी अलाउंस। सभी लोग एक्टिवली रिस्पॉन्स करते जाइएगा, जहां नहीं समझ में आएगी रुक के मुझसे पूछना है। यूटिलिटी अलाउंस कितना बोला है बच्चे? 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बच्चे 36 लाख है, 36 लाख का 15% कंसीडर कर लें, 5,40,000। रूल क्या है? फुली टैक्सेबल। कोई दिक्कत? समझ आ गई? रूल क्या है? फुली टैक्सेबल। मोहसिन भाई बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुदस्सिर साहब समझ आ रही है? अच्छा मुदस्सिर साहब, अब अगला रूल क्या है? मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस कितना है? 12% ऑफ बेसिक सैलरी। चलिए इसको जरा अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है मेडिकल अलाउंस। मुदस्सिर साहब ये आपने करवाना है अच्छे तरीके से, मेडिकल अलाउंस। अच्छा बच्चे, 36,000 रुपया बेसिक सैलरी है, इसका कितने परसेंट है मुदस्सिर साहब? 12%। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अमाउंट बताइएगा। 4,32,000 रुपया। जी मुदस्सिर साहब, इस पे रूल क्या है? फुली टैक्सेबल, 10% एग्जाम्प्ट होगा, जो बाकी हो जाएगा वो होगा क्या है? एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। याद करें, मेडिकल अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सुरेश साहब समझ आ रही है? जी बच्चे, हमने लेस कर दिया। हसन साहब आए हुए आज? हसन के हसन
आया हुआ बैठे हुए हैं? ओ माशाल्लाह। exempt up to 10% of basic salary. Exempt up to 10% of basic salary. बेसिक सैलरी का कितने परसेंट एग्जाम्प्ट होगा? तो ये हो जाएगा 3,60,000। एक्सीलेंट जी जुहेब साहब, समझ आइए बात। जुहेब साहब, बाकी कितनी अमाउंट बचती है? 72,000। ये टैक्सेबल हो गया। बताइएगा कोई दिक्कत? मुर्तजा भाई, बात क्लियर है? सब कुछ क्लियर हो गया? देखिए, अभी तक हमने 3 बातें पढ़ी, उन तीनों को सॉल्व कर लिया, जो कि ए बुलेट था हमारा, कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसकी कोई और ट्रीटमेंट नहीं। मोहसिन साहब, अब अगला पॉइंट आ गया, इसमें है अकोमोडेशन फैसिलिटी। ऐसा ही है ना? अकोमोडेशन फैसिलिटी है सैलरी का हेड ही, तो हम जरा वर्किंग करते हैं। अकोमोडेशन फैसिलिटी। जी बच्चे, अकोमोडेशन फैसिलिटी क्या है? 45% ऑफ बेसिक सैलरी। बिल्कुल ठीक हो गया। बेसिक सैलरी का जरा 45% कंसीडर करें, 16,20,000। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? यहां तक सबको समझ आ रही है? अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट इसके साथ हमने क्या करना है? और फेयर मार्केट रेंट। फेयर मार्केट रेंट की उन्होंने फिगर बताई है 1,20,000 रुपया पर मंथ। यही बोला है ना? इसको मल्टीप्लाई करो जरा 12 से, 14,40,000। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? बात क्लियर हो गई? समझ आ गई है आपको? अब विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो अमाउंट बड़ी होगी वो कौन सी अमाउंट बड़ी है? वो टैक्सेबल होगी। जी, कोई कंफ्यूजन? ये भी बच्चे हम लोगों ने कर लिया, टिक कर लीजिएगा, ये भी हो गया। अब कंपनी मेंटेन कार है, कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ पर्पस, दोनों मकसद के लिए। कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ पर्पस। अच्छा जी बच्चे, गाड़ी कितने की खरीदी थी? शाबाश, 16 लाख की। और अगर दोनों पर्पस हो तो 10%, 5%। शाबाश। तो 16 लाख का 5% कितनी अमाउंट? 80,000। ये टैक्सेबल अमाउंट। कोई दिक्कत? बच्चे, ये पोर्शन भी हमारा मुकम्मल हो गया। अगली बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की है। सैलरी का एरिया यहां पे मुकम्मल। चले जी, अब सैलरी के लिए टोटल कर लीजिए। Yes, 591200 बोला ना? sir.
अच्छा बच्चे, अगला हेड क्या यूज होना है? इनकम फ्रॉम, एक्सीलेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी बच्चे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? चार्जेबल रेंट। चार्जेबल रेंट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4। नाम बताइएगा। शाबाश, रेंट और फिर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। सेकेंड वन अनएडजस्टेबल डिपॉजिट का 1/10। थर्ड वन फोरफिटेड डिपॉजिट, शाबाश। फोर्थ वन साइनिंग अमाउंट। कोई मुश्किल बात तो नहीं है जी? इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रेंट की अमाउंट ही है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी है। जिस साल आप अनएडजस्टेबल डिपॉजिट वापस करेंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 इयर्स, उस साल कोई भी पोर्शन टैक्सेबल नहीं होगा। याद आ गई बात? तो वो 2 साल पहले ही एक्वायर किया, इस साल रिटर्न कर रहे हैं, तो कोई भी पोर्शन टैक्सेबल नहीं होगा, तो सिर्फ वही हिस्सा आएगा। दैट। अब यहां पे बच्चे आपने इस बात का ख्याल रखना है। देखिए, 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक जो रेंट की अमाउंट है 50,000 रुपया, मल्टीप्लाई कर दें इसको 6 से, 3 लाख रुपया। क्लियर है ये बात? मैं समझा पाया हूं आपको ये बात? हसनैन साहब क्लियर हो गई है? हसनैन साहब, अब अगली बात, 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक। अब सबसे पहले एक्चुअल रेंट की अमाउंट है। एक्चुअल रेंट है 48,000। इसको मल्टीप्लाई करें जरा 6 से, 2 लाख 288,000। यही बोला है ना बच्चे? अच्छा बच्चे, फेयर मार्केट रेंट 50,000 का 10% बढ़ा के 55,000 हो जाएगा। 55,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर 3,30,000। अब विच एवर इज हायर या लोअर? विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो अमाउंट बढ़ी है, विच एवर इज हायर, वो अमाउंट कौन सी बढ़ी है? 3,30,000। तो चार्जेबल रेंट की टोटल अमाउंट क्या हो गई? 6,30,000। बताएं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ये वर्किंग सारी की सारी मैं समझा पाया हूं? स्टेप बाय स्टेप क्लियर है? अब्दुल समद, क्लियर हो रही है बातें? काफी गैप के बाद हो ना, तो इस वजह से पूछ रहा हूं। सारी बात क्लियर है? आपके साथ नाम भूल गया हूं मैं आपका, जुनेद। जुनेद भाई, क्लियर है ये बातें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे आप सब लोगों को? चलें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद बच्चे अब हम लेस करने लगे इसमें से लेस। अब आपको पता है इसमें से माइनस करते हैं एडमिजिबल एक्सपेंसेस। एडमिजिबल एक्सपेंसेस जी बच्चे, एडमिजिबल एक्सपेंसेस में बच्चे सबसे पहला रिपेयर अलाउंस, नोशनल अमाउंट है, बिल्डिंग के केस में होगी तो देख लें उसने बंगला दिया हुआ है किराए पे, बंगला है ना, तो बंगला बिल्डिंग में ही है ना। चले जी, रिपेयर अलाउंस 6,30,000 का 1/5, ऐसा ही है ना, 1/5 1,26,000। और इसके अलावा कोई और एक्सपेंस बताया हो देख लें क्वेश्चन में, ये आपके सामने मौजूद है। इसने कोई एक्सपेंस तो बताया ही नहीं हुआ। रिपेयर अलाउंस तो हमें हर सूरत कंसीडर करना होता है, इसका मतलब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का इतना ही एरिया था, बस बात क्लियर होगी जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब ये आ गया 5,00,000
टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? अगला हेड, अब इसके लिए इसके बाद हमारा अगला हेड है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन में बच्चे देखिएगा, उसने कहा है कि आपने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स 140 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे। एक साल के बाद आपने उस पे 8000 बोनस शेयर रिसीव किया और बोनस शेयर पे आपने कोई टैक्स नहीं दिया। उसमें से 75% बोनस शेयर्स आपने बेच डाले और कितने रुपए के हिसाब से? 145 रुपए। ये इसके साथ लिखना है अब आपने रिवीजन लेवल पॉइंट। क्या लिखना है? ये कौन सा पॉइंट है? रिवीजन लेवल। बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ सॉल्व करना है आप लोगों ने, ताकि मैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए बच्चे, consideration received on disposal of bonus shares. Consideration received on disposal of bonus shares. अच्छा बच्चे, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। कहता है 8000 बोनस शेयर्स मिले थे, ऐसे ही कह रहा है। इसका कितने परसेंट डिस्पोज ऑफ किए? शाबाश। मल्टीप्लाई बाय एक कितने का बेचा? अमाउंट बताइएगा। 8 लाख। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? चले जी बच्चे, अब इसमें से हमने लेस करना है। लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। जी बच्चे, बोनस शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया जी। इसका नोट लिखें। हाँ शाबाश। इफ tax is not paid on the issuance of bonus shares, then cost would be considered as 0 at the time of disposal। बात समझ में आ गई है ना? नोट भी समझ में आ गया। जब बोनस शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे और अगर इसका टैक्स अदा नहीं किया तो पहले उसने कहा था कि आपने टैक्स रिकवर कर लेना है, उसके उतने शेयर्स बेच के जिससे उसका टैक्स रिकवर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं देता या रिकवर भी नहीं हो पाता तो फिर आपने डिस्पोजल के टाइम पे उसकी कॉस्ट क्या समझ लेनी है? 0। शाबाश। तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई? 0। तो पूरे का पूरा ही क्या बन गया? गेन बन गया। एक्सीलेंट। तो ये 870,000 गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर्स। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। उसके बाद बच्चे, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, उसके डिस्पोजल की बात करें। मुझे बताएं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड आपके पास किताब मौजूद है, कैपिटल गेन के चैप्टर में जाके बस ये बताना है 37A। शाबाश। 37A सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होता है।
consideration received. कंसिडरेशन रिसीव के अमाउंट बताइएगा कितने में डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। देखिए 58.6, 4000 मल्टीप्लाई बाय 58.6, बताइएगा अमाउंट। रिपीट करें एनएस भाई। जी बच्चे इसमें से लेस करनी है। कॉस्ट 4000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज, एक तरीका कार यह है कि यहीं पे फिगर लिख के बता दें कि ये टैक्सेबल है एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। दूसरा तरीका यह है कि इसकी फिगर को आप ऐड कर दें 34,400, फिर एंड पे हमें ये माइनस करना होगा, ये गेन आ जाए। यहां तक हो गया कैपिटल गेन में, ये भी बात मुकम्मल हो गई। और कोई फिगर नहीं जी बचे। अब टैक्सेबल कैपिटल गेन टोटल कर दें पहले 400, 9,04,400 जी कैपिटल गेन। अब ये फिगर हमारी बन गई टैक्सेबल इनकम जल्दी से नहीं किया टोटल 5912,000, 504,000 और 904,400। 73204 ठीक हो गया बच्चे। ये फिगर है जी बच्चे। अच्छा बच्चे ये टैक्सेबल इनकम है। अब इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, वो माइनस कर दें। टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वो होगा 34,400। 72 लाख। टैक्सेबल एज नॉर्मल टैक्स regime। जी बच्चे यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहली बात तो ये हमें फैसला करना है ये सैलरीड का केस है या ये नॉन सैलरीड का केस है। जी सैलरी की बच्चे अमाउंट कितनी है 5912,000। डिवाइड करें 7286,000 मल्टीप्लाई करें 100 से, बताइएगा 81.14% ग्रेटर देन 75%। तो क्या केस बन गया सैलरीड केस। बच्चे टैक्स स्लैब देख के बतानी है। सबसे आखिरी स्लैब है जी, जरूरत तो नहीं है शो करवाने की। 6 मिलियन से ज्यादा है ना। टैक्स ऑन रुपीज 6 मिलियन, 10,95,000।
फिर उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 6 मिलियन, वो हो जाएगा 12,86,000 एट द रेट ऑफ 35%। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई जी? कोई कंफ्यूजन? अब पहले तो इसमें से रिबेट्स माइनस करनी है, क्योंकि टैक्स रिबेट इन केस ऑफ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और एफटीआर के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होती, तो पहले हम इसमें से माइनस करते हैं। सबसे पहला है टैक्स रिबेट, तरतीब पहला है फुल टाइम टीचर अलाउंस, फिर आ गया पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, शुहादा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, फिर तीसरे नंबर पे आता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ठीक हो गया जी। फिर फोर्थ वन पे आता है टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, फिर आता है एपीएफ, तो इसका मतलब पहले डोनेशन फिर एपीएफ। टैक्स रिबेट ऑन डोनेशन, अच्छा बच्चे उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले हमने टैक्स लायबिलिटी लिखनी है, अच्छा इसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। अब अमाउंट के लिए पहली बात एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल डोनेशन कितनी है? 50,000 नहीं थी? 50,000 है ना? हाँ ये 50,000 की अमाउंट, 50,000 और इंडिविजुअल है ना ये, और एसोसिएट को भी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का 30%, $32 लाख। अच्छा बच्चे ये 50,000 ही आ जाएगी। $10,603 है बस, ये ले, इसको माइनस नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था टैक्स रिबेट ऑन डोनेशन के बाद डिडक्ट नहीं करते। फिर इसके बाद बचे टैक्स क्रेडिट ऑन एपीएफ या टैक्स रिबेट ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड, उसके लिए भी बचे अगेन टैक्स लायबिलिटी है 1545100 7286000। अब बच्चे मल्टीप्लाई करना है, वही एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, विच एवर इज लोअर, इसमें भी विच एवर इज लोअर लिख देता हूं। पहली एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? और ये 20% है ना टैक्सेबल इनकम का, whichever is lower। $1,27,230 ये माइनस कर दीजिए, ये दोनों अमाउंट्स माइनस करनी है इसमें से।
240 कर दें जी। अच्छा 40 रुपए कर दें जी। सुरेश साहब ने कह दिया, मान ले बात उनकी। उनसे बड़ी मुश्किल से पहली कैलकुलेशन हो रही है, आप 1-2 रुपए का फर्क डालेंगे। वन 140 7257। अच्छा ये हो गया। अब टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, रेट 10% अप्लाई होना है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड पे या 5%? चेक करके बताओ जरा। $34,400 था। जी बच्ची, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के केस में 5% होता है ना, इसके केस में 10% होगा। यही फिगर है। टैक्स पेएबल नहीं, अभी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी है, माइनस कीजिएगा अभी इसमें से। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ₹4,00,000। ये हो जाएगा टैक्स पेएबल। जी मैं भी रेफर कर दूं। ठीक होगा जी बच्चे। जी ये रेट आपकी किताब पे पेज नंबर 108 में मौजूद है। नोट में लिखा हुआ है 2.6 टॉपिक के नोट में। सब बातें क्लियर है यहाँ पे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।